एनवायरमेंट डिज़ास्टर में कुछ नेचुरल हैज़ार्ड्स होते हैं जिन्हें प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। प्राकृतिक आपदा में कुछ भूकंप, बाढ़, साइक्लोन्स, लैंडस्लाइड एंड डेजर्टिफिकेशन एंड फायर जैसी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, जो आम तौर पर कई बार ऐसा होता है कि प्रकृति को बहुत बड़े लेवल पर नुकसान करती है, जिससे हमारा पर्यावरण भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। इसके बारे में, उनके एडवांटेजेस के बारे में और उनके निष्कर्ष के बारे में, जिसमें पहले हम जानेंगे घरों में उपयोग होने वाले कुशल ऊर्जा उपकरण कौन से हैं, जैसे कि हमारा LED बल्ब हो गया and sustainability, environment sustainability, social sustainability and economic sustainability. At the end we will discuss about conclusion. What is sustainability? Sustainability होता है जब हम फ्यूचर जनरेशन का ध्यान रखें, जब हम फ्यूचर जनरेशन का ध्यान रखते हुए अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, उसे सस्टेनेबिलिटी कहते हैं। सस्टेनेबिलिटी के 3 पिलर्स होते हैं। पहला होता है एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी, दूसरा होता है सोशल सस्टेनेबिलिटी, तीसरा होता है इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। What is environment sustainability? In environment sustainability, we can reduce carbon footprints. What is carbon footprints? Carbon footprints are those footprints in which जब ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाती हैं, तो उनके एमिशन को मेज़र करने के लिए उसे कार्बन फुटप्रिंट्स कहते हैं। सेव वाटर सेव करके भी हम एनवायरनमेंट सस्टेन कर सकते हैं। प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? जब हम सेंचुरीज बनाएं या फिर नेशनल पार्क्स बनाएं, उसकी मदद से भी हम एनवायरनमेंट को सस्टेन कर सकते हैं। तीसरा, वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट को अच्छी तरीके से मैनेज करके भी हम एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी का पार्ट बन सकते हैं। अरे भाई, अच्छा व्हाट इज़ सोशल सस्टेनेबिलिटी? सोशल सस्टेनेबिलिटी में हम जब लोगों को, दूसरों को सस्टेनेबिलिटी के बारे में बताते हैं, उन्हें जागरूक करते हैं कि हम कैसे अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, उसी को हम सोशल सस्टेनेबिलिटी कहते हैं। जो हमारे सरफेस का 70% एरिया कवर करता है, ये रंगीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। ये हम ह्यूमंस के लिए, जैसे पीने के लिए यूज़ किया जाता है, खाना बनाने में, कपड़े धोने में एक्सेट्रा हम इसका यूज़ करते हैं। टाइप्स ऑफ वाटर मैनी टाइप्स का होता है, जिसमें मैंने मिनरल वाटर, स्पार्किंग वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, इन्फ्यूज्ड वाटर, एल्कलाइन वाटर होते हैं। मिनरल वाटर वो होता है जिसमें कई प्रकार के खनिज और गैसेस पाई जाती हैं, जैसे जो What is atmosphere? Atmosphere क्या होता है? The atmosphere is a layer of gases around Earth and protect life from the elements including in oxygen, argon and carbon dioxide. Who is the atmosphere formed? Atmosphere बनता कैसे? The Earth is atmosphere was formed by gases released from volcanoes, metals and other objects. And my friends, today my topic is Green India and Clean India. Introduction. The age-old provides cleanness to next guidelines. Means आपके ट्रांसलेशन से वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है। गाइडलाइंस ही गॉडलीनेस जी, ये ध्यान रखना करो। एक बार घर पे खुद से नेचुरल रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज वो है जो आर ऑल दोज थिंग्स विच आर फाउंड ऑन अर्थ, नेचुरली ऑन अर्थ एंड विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। जो मतलब अर्थ पर सूरज निकले और छाया ही ना मिले, कभी बारिश हो और धरती पानी ही ना सोखे, हवा चले तो उसमें दम घुटने लगे। आदरणीय शिक्षकों तथा मेरे प्रिय साथियों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा विषय लेकर प्रस्तुत हूँ जो ना सिर्फ हमारा बल्कि प्रकृति के लिए भी ज़रूरी है, वनों के लिए कटाई।
वनों की कटाई। वृक्ष जो हमें छाया देते हैं, फल देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं अथवा जीवन देते हैं, आज वही वृक्ष हमारे अपने हाथों से काटे जा रहे हैं। हम उस माँ के समान हो गए हैं जो अपनी ही औलाद को आग में झोंक देती है सिर्फ विकास और लालच के नाम पर। जब एक पेड़ कटता है ना, तो बस एक पेड़ नहीं कटता, एक घर उजाड़ देता है, एक आशय ख़त्म कर देता है और एक जीवन खामोश कर देता है। हर कटता जंगल हमारे भविष्य से एक सांस चुरा लेता है और हम बस देखते हैं, सुनते हैं और चुप रहते हैं। क्या ज़रा सोचिए, वन नहीं होंगे तो नदियाँ नहीं बहेंगी, नदियाँ नहीं बहेंगी तो खेत नहीं उगेंगे, खेत नहीं उगेंगे तो भोजन नहीं होगा और भोजन नहीं होगा तो हम बचेंगे क्या? आइए समझते हैं उन अहम कारणों को जिनके कारण मानव जाति विवश है पेड़ अथवा अपना भविष्य काटने के लिए। कारणों में प्रमुख है कृषि विस्तार, यानी खेती के लिए जंगलों की कटाई करना। दुनिया में लगभग 80% वनों की कटाई का कारण कृषि विस्तार ही है। शहरीकरण और निर्माण कार्य, यानी सड़कों, भवनों आदि के निर्माण के लिए जंगलों की कटाई करना। भारत में औसतन हर साल 135 किलोमीटर वर्ग का क्षेत्र इस कारण से प्रभावित है। ईंधन और लकड़ी की आवश्यकता, भारत की जनसंख्या का 65% हिस्सा आज भी खाना बनाने के लिए जलावन लकड़ी का उपयोग करता है। खनन यानी खनिज संसाधनों को निकालने के लिए जंगलों की कटाई करना। छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्यों से कोयला और बॉक्साइट जैसे खनिज निकालने के लिए अभी तक हजारों हेक्टेयर जंगल समाप्त किए जा चुके हैं। पशुपालन यानी मवेशियों के लिए चारागाह बनाने के लिए खेतों वनों की कटाई करना। विशेष रूप से ब्राज़ील में जंगलों की कटाई का प्रमुख कारण पशुपालन ही है। हमने कारण तो समझ लिए, आइए अब इनके प्रभावों को भी समझ लेते हैं। प्रभावों में प्रमुख है जलवायु परिवर्तन। वनों की कटाई से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। FAO का डेटा कहता है कि दुनिया में लगभग 10% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का कारण वनों की कटाई ही है। जैव विविधता की हानि, IUCN का डेटा कहता है कि जंगलों की कटाई के कारण हर साल लगभग 137 प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं। मिट्टी का कटाव, पेड़ अपनी जड़ों के माध्यम से मिट्टी को बांध कर रखते हैं। जब पेड़ काट दिए जाते हैं तो मिट्टी भी बह जाती है। भारत में हर साल औसतन 5.3 टन मिट्टी का कटाव होता है और इसका कारण वनों की कटाई ही है। जल चक्र में बाधा, पेड़ वाष्पीकरण के माध्यम से वर्षा में योगदान करते हैं, लेकिन जब पेड़ ही काट दिए जाएंगे तो वर्षा में तो कमी आएगी ही। अब इसी क्रम में मैं आपको एक बेहद दुखद घटना से अवगत कराना चाहती हूँ। मैं बात कर रही हूँ कांचा गचीबोली जंगलों की। हैदराबाद की तेज रफ्तार भरी जिंदगी के बीच एक शांत हरा भरा कोना था कांचा गचीबोली का यह जंगल, जो कभी पक्षियों की चहचहाट और हरियाली से भरपूर था, आज बुलडोजरों की गर्जनाओं से काँप रहा है। ये 40 एकड़ भूमि केवल ज़मीन का एक टुकड़ा नहीं है, ये धरती की धड़कन है, जहाँ कभी पक्षी सांस लेते थे, परिंदे गीत गाते थे और इंसान राहत पाते थे। लेकिन अब ये जंगल चुप है, क्योंकि सरकार द्वारा इस क्षेत्र को IT और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए नीलाम किया गया है। यहाँ मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, क्या विकास का मतलब प्रकृति का विनाश होता है? क्या विकास के नाम पर हमें हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के साथ ये समझौता करना चाहिए? मेरा उत्तर है नहीं। हम विकास के विरोधी नहीं हैं, पर ऐसे विकास के खिलाफ ज़रूर हैं जो हमारे पर्यावरण, हमारी जैव विविधता और हमारे जीवन के मूलभूत अधिकारों को नष्ट करता है। कांचा गचीबोली का यह जंगल अब प्रतीक है इस बात का कि यदि हम अभी भी ना जागे तो हमारा आने वाला भविष्य जंगलों को केवल किताबों में देख पाएगा। कहते हैं हर समस्या का समाधान उसी के भीतर छिपा होता है, बस नज़रें ढूंढने वाली चाहिए। वनों की कटाई को रोकने के लिए प्रभावी समाधान हो सकते हैं,
वृक्षारोपण यानी कटे हुए जंगलों की जगह नए पौधे और पेड़ लगाना। चीन ने पिछले 40 वर्षों में ऐसा करके 35 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन को पुनः हरित किया है। सतत वन प्रबंधन यानी सीमित और नियोजित तरीके से वन संसाधनों का उपयोग करना। नॉर्वे जैसे देशों ने आज भी अपने देश के 58% जंगल सुरक्षित रखे हुए हैं। सख्त वन कानूनों का पालन यानी अवैध लकड़ी की कटाई और जंगलों के अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कदम उठाना। ब्राज़ील ने 2004 से 2012 के बीच ऐसा करके अवैध जंगलों की कटाई में 60% तक कमी लाई है। आदिवासी और स्थानीय लोगों की भागीदारी, उन्हें वन संरक्षक बनाना और वैकल्पिक रोजगार देना। विश्व बैंक का डेटा कहता है कि जिन जंगलों का संरक्षण स्वयं आदिवासी समुदाय कर रहे थे, वहाँ हमें 50% से भी अधिक सफलता मिली है। विकास की दौड़ ने हमें इतना अंधा कर दिया कि हम अपने ही घर की छत काट बैठे। हम इमारतें तो बना रहे हैं, लेकिन पेड़ों को गिराकर। अब आप ही बताइए, क्या यही सच्ची तरक्की है या खुद का भविष्य गिराने की तैयारी? दुनिया में लगभग हर साल 1.5 करोड़ हेक्टेयर के जंगल काट दिए जाते हैं। मानव गतिविधियों के कारण धरती अपना 30% से ज़्यादा हरा क्षेत्र खो चुकी है। अमेज़न वर्षा वन, धरती के फेफड़े कहे जाने वाले अमेज़न वर्षा वन हर मिनट अपने 2500 से अधिक पेड़ खो रहे हैं। ये केवल आंकड़े नहीं हैं, ये चेतावनी है। धरती हमें साफ शब्दों में कह रही है कि यदि हम अभी भी ना जाके तो वो अंत में हमें बचा नहीं पाएगी। अंत में मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि सूनी है ज़मीन, नदियाँ भी बेघर हैं, पानी सूख गया, बादल भी बंजर हैं, पशु भटकते हैं राहों में, इंसान बेखबर है। क्या यही विकास है या विनाश का सफ़र है? अभी भी वक्त है हम रुक जाएं, इन मासूम वृक्षों को फिर से अपनाएं। वन बचेंगे तो हम बचेंगे, धरती फिर से हंसेगी और हम मुस्कराएंगे। धन्यवाद। एंड मेरा आज का टॉपिक है सोलर पैनल इन इंडिया। एंड यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सोलर पैनल के बारे में, और जो हम लोग बिजली यूज़ करते हैं उसकी जगह हम कैसे सोलर पैनल का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो सोलर पैनल जो है वो सूर्य की रोशनी को विद्युत में कन्वर्ट करता है, मतलब DC टू AC कन्वर्ट करता है। और सनलाइट जो सोलर पैनल में आती है उसके बाद DC इलेक्ट्रिसिटी बनती है। उसके बाद हम उस इलेक्ट्रिसिटी को इन्वर्टर या बैटरी में स्टोर करके रख सकते हैं। और सोलर पैनल 3 टाइप के होते हैं। यहाँ मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल जो कि सिलिकॉन के बने होते हैं और जो कि इस तरह के दिखते हैं। ये अगर आपके पास स्पेस कम है और आप ज़्यादा पावर चाहते हैं तो उसके लिए आप ये वाले सोलर पैनल यूज़ कर सकते हैं, जो कि थोड़े कॉस्टली होते हैं। उसके बाद आते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल जो कि कुछ इस तरह के दिखते हैं। अगर आपके पास थोड़ा स्पेस ज़्यादा है और आपके पास थोड़ा बजट कम है तो ये वाले सोलर पैनल आप ले सकते हैं। और ये वाले ज़्यादा पावरफुल होते हैं, इनसे थोड़ी अब ज़्यादा बिजली बनती है, इनसे थोड़ी कम बिजली बनती है। और उससे भी कम अगर आपके पास बहुत ज़्यादा जगह है और आपका बजट बहुत ज़्यादा कम है तो ये वाले सोलर पैनल आप यूज़ कर सकते हैं। थिन फिल्म सोलर पैनल जो कि बहुत पतले होते हैं और ये मुड़ भी जाते हैं। और अगर आपके पास स्पेस बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए आप ये वाले सोलर पैनल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खेतों में यूज़ करना चाहते हैं एग्रीकल्चर फार्मिंग के लिए तो वहाँ पर विद्युत की इलेक्ट्रिसिटी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि हमारा जो मोटर वगैरह है वो उठ जाए और पानी आ जाए। तो उसके लिए हम ये वाला सोलर पैनल यूज़ करेंगे। घर के लिए ये वाला बेस्ट रहता है। तो ये 3 तरह के सोलर पैनल होते हैं। बजट के हिसाब से आप जो भी आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं। बेनिफिट्स क्या हैं? मतलब टरबाइन का उपयोग होता है बिजली बनाने के लिए, जो कि टरबाइन घूमती है, उसके बाद जनरेटर चलता है, उसके बाद ही बिजली बनती है। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है, और शोर शराबा होता है और कार्बन उत्सर्जन होता है, तो वो कम हो सकता है। सोलर पैनल जो है वो ग्रीन एनर्जी के हिसाब से आता है, मतलब यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी होती है और ये 1 टाइम कॉस्ट होता है। मतलब यहाँ पर हम एक बार छत पे इंस्टॉलेशन करवा लेंगे और उसके बाद लाइफ टाइम ये चलता रहेगा। अभी ये गवर्नमेंट की पॉलिसी भी आई है कि सोलर पैनल आप लगवाते हैं, यहाँ पर अगर आप सोलर पैनल लगवाते हैं
तो आपको राज्य सरकार जो है वो 15,000 की सब्सिडी देती है और केंद्र सरकार 30,000 की सब्सिडी देती है। यहाँ पर मतलब इंस्टॉलेशन करवाने के बाद करीब 1.5 लाख का इंस्टॉलेशन होता है 3 किलोवाट का, उसमें से आपको सब्सिडी के तौर पर काफ़ी सारा पैसा जो आपका रिटर्न आ जाता है। और उसी इंस्टॉलेशन में बैटरी, सोलर पैनल, ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको यहीं पे मिलती हैं। और उत्तर प्रदेश में सोलर पैनल जो 2027 तक यहाँ पर कुछ इनका बजट बना हुआ है, यहाँ पर इंडिया में 2030 तक इंडिया में 25.2 गीगावाट की सोलर कैपेसिटी जो है वो इंस्टॉलेशन हो चुकी है। 204% तक इसका मार्केट है जो इंक्रीज़ हुआ है। और सोलर पैनल जो इंडिया में है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 15,000 रुपये पर किलोवाट जो केंद्र सरकार देगी और 30,000 पर किलोवाट जो राज्य सरकार देती है। चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन। चैलेंजेस इसमें क्या आते हैं कि जो सोलर पैनल हम इंस्टॉल करवाते हैं उन पे बहुत सारी धूल जम जाती है, या फिर बारिश के मौसम में सोलर पैनल कम काम करते हैं। तो उसके लिए दोनों चीज़ें आप लगवा सकते हैं, सोलर पैनल एंड इलेक्ट्रिसिटी, दोनों आप यूज़ कर सकते हैं। जो सोलर वाली लाइट होती है वो गवर्नमेंट को बेची भी जा सकती है। और इलेक्ट्रिसिटी, सोलर पैनल दोनों अगर आपके घर पे होते हैं तो जब लाइट होती है तो आप चाहें तो सोलर पैनल ऑन कर सकते हैं। सोलर पैनल आप का यूज़ करें जब लाइट नहीं होती है, लाइट चली जाती है तो ऑटोमेटिकली आपकी जो गवर्नमेंट द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, जो खम्भों द्वारा आती है, वो चलने लगेगी। कंक्लूज़न ये है कि दिक्कत यही है कि यहाँ पर सोलर पैनल के लिए लोग इसलिए नहीं लगवाना चाहते हैं। लोग कहते हैं कि इस पर अगर कोई पत्थर मार जाएगा तो वो कांच टूट जाएगा। ज़्यादातर मैंने यही सुना है, मेरे गांव में भी मेरे ताऊ जी जबकि यही बोलते हैं कि अगर कोई बच्चा पत्थर मार जाएगा मेरे खेतों में लगवा लूँगा तो कांच टूट जाएगा, फिर ख़राब हो जाएगा। मतलब वो जो पत्थर होते हैं उस पर जो कांच लगा हुआ होता है वो इतना मजबूत होता है कि अगर उस पर ईंट पत्थर गिरेगा तो वो टूटता नहीं है। लेकिन लोगों की मानसिकता अभी ऐसी बनी हुई है कि लोगों को ये लगता है टूट जाएगा। और मैंने न्यूज़ में देखा कि सोलर पैनल जो है पूरा का पूरा वो हवा में उड़ के एक छत से दूसरे छत पर पहुँच गया। तो इंस्टॉलेशन ठीक से नहीं हो पाता है, तो वो करवाने की ज़रूरत है और अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है कि सोलर पैनल जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है और जो लाइट है उससे कितना प्रदूषण होता है, कितना कार्बन उत्सर्जित होता है, यही सब। थैंक यू। यार, प्रकृति एक दूसरे के अनुकूल है। जब धरती को पानी की ज़रूरत होती है तो बादलों के द्वारा बारिश होती है, और जब धरती को धूप की ज़रूरत होती है तो सूर्य के माध्यम से धूप प्राप्त होती है। उसी प्रकार मैं शायरी के माध्यम से 4 लाइनें प्रस्तुत करना चाहूँगा कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी सिर्फ बादल समझता है। थैंक यू। व्हाट नीड 8 नेशनल एक्शन प्लान। पहली बात तो नेशनल एक्शन प्लान होता क्या है, तो ये प्लान हमारे इंडिया के द्वारा दिया गया है ताकि जो हमारी यूनेफ CCC करके एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है उसके टारगेट को अचीव कर सके। ग्लोबल लेवल पे बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, लेकिन हमारे इंडिया ने भी बहुत सारे स्टेप लिए। उनमें से एक स्टेप हमारा 8 नेशनल एक्शन प्लान है। इसका मेन एम ये है कि जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको कैसे प्रमोट करें, उसके लिए बहुत सारे प्लान लाए गए हैं। उसमें से 8 प्लान हमारे इस प्लान में हैं। ये प्लान जो लॉन्च हुआ था वो 2008 में हुआ था हमारे इंडिया में। वैसे तो बहुत सारे प्लान 2014 और 22 में भी हुए हैं, लेकिन उसके अंतर्गत सबसे पहले 2008 में ही इसका लॉन्च हुआ था। हमारे एनवायरनमेंट में 2 कंपोनेंट्स हैं, एक एबायोटिक और एक बायोटिक। एबायोटिक होते हैं हमारे एयर, वाटर और सॉइल, और बायोटिक होता है हमारे लिविंग थिंग्स। इन्हीं चीज़ों से मिलकर हमारा इकोसिस्टम बैलेंस रहता है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से हमारा इकोसिस्टम आजकल बैलेंस नहीं है। तो उसको मेंटेन करने के लिए ऐसे प्लान्स लाए गए हैं जिससे हमारा जो इकोसिस्टम है वो सस्टेनेबल भी रहे और हमारी जो बेसिक नीड है उसको भी पूरा कर सके। 8 नेशनल एक्शन मिशंस प्लान ये हैं। उसमें से एक है सोलर मिशन, दूसरा है सस्टेनेबल हैबिटाट, तीसरा है इन्हांस एनर्जी एफिशिएंसी, चौथा है वाटर मिशंस, और 5वां है ग्रीन इंडिया, और छठा है सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। उसमें से 7वां है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, और 8वां है स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। नाउ वी हैव कम फॉर फर्स्ट टॉपिक इज नेशनल सोलर मिशंस। इसका नाम हमने जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन उनको समर्पित करने के लिए रखा गया है। ये उन्होंने रखा नहीं है, लेकिन उनको समर्पित करने के लिए नेहरू नेशनल सोलर मिशन जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे उनके नाम पर रखा गया है। इसका मेन एम ये है कि हम ग्रीन हाउस जो गैस एमिशन है उसको कैसे कम कर सकें, और सोलर मिशन के द्वारा हम ज़्यादा से ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको कंज्यूम कर सकें और ले सकें, जिससे जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका बिजली का उत्पादक ज़्यादा
और सस्टेनेबिलिटी भी ज़्यादा बढ़े। इसका मेन एम है प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी फॉर द पावर ऑफ जनरेशन। पावर की जनरेशन के लिए सोलर पैनल और सोलर एनर्जी का हम यूज़ करते हैं। जैसा कि हमने देखा है कि अभी 2022 के दौरान हमने बोला था कि हमारा मेन टारगेट है कि हम 100 गीगावाट 2022 तक अचीव करेंगे, लेकिन ये बढ़कर 250 हो गया है। पहले वैसे तो 100 किया था, लेकिन 250 हो गया, तो ये हमारे लिए अच्छी खुशखबरी है। इससे हम बहुत सारे प्लान्स आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा है नेशनल मिशन फॉर इन्हांस एनर्जी एफिशिएंसी। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे जो फ्रिज वगैरह होती हैं उन पर 5 स्टार होते हैं। वो जो 5 स्टार है उनका मतलब ये होता है कि ये कितना एनर्जी या कितना जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंज्यूम करता है। जितना ज़्यादा उसका स्टार होगा उतनी एनर्जी वो कम यूज़ करेगा और उससे हमारा वातावरण भी स्वच्छ रहेगा। टू ऑप्टिमाइज एनर्जी कंजप्शन अक्रॉस वेरियस सेक्टर, रिड्यूस एनर्जी वेस्ट और ओवरऑल एनर्जी जो डिमांड है उसको कम करने के लिए हमने एनर्जी इन्हांस एफिशिएंसी का प्लान लेके आए थे। जैसे कि अब हम देख रहे हैं हम एलईडी यूज़ करते हैं, लेकिन पहले के समय में लोग येलो वाले जो बल्ब होते थे वो यूज़ करते थे। एलईडी का मेन काम क्या है, वो हमारा डिमांड भी सारी पूरी कर रहा है और कम एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, जबकि जो येलो वाले थे वो बहुत एनर्जी कंज्यूम करते थे, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती थी और वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी लेता था, जिसकी वजह से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा क्रिएट होता था और कभी कभार तो वो फट भी जाते थे। तो एलईडी बहुत मोस्ट सस्टेनेबल है एज़ कम्पेयर टू येलो वाले जो बल्ब थे पहले के मुकाबले। बहुत सारे इंडिया में प्लांट्स लाए गए हैं, जैसे कि सिमहारी फ्लोटिंग सोलर पीवी प्लांट है जो कि इधर महाराष्ट्र और ये तमिलनाडु की तरफ मम्पल विंड फार्म है, जिससे सस्टेनेबल जो एनर्जी है रिन्यूएबल रिसोर्सेज का हम यूज़ करते हैं, जिससे हमारी एनर्जी का यूज़ होता है। उसमें से 3rd नंबर पे आती है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटाट टू इम्प्रूव एनर्जी एफिशिएंसी इन रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल बिल्डिंग, प्रमोट सस्टेनेबल म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड इंकरेजिंग द यूज़ ऑफ अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। हम ज़्यादातर अर्बन में देखते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा वेस्ट जो मैनेजमेंट होता है उसको अच्छी तरीके से नहीं डिस्पोज करते हैं और ना उसका सही से यूज़ भी नहीं करते, और ट्रांसपोर्टेशन में अगर थोड़ी दूर भी जाना है ना तो वो कार का यूज़ करते हैं। तो इस चीज़ का उनको बिल्कुल भी अवेयर नहीं है कि उससे हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए भी हमने नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटाट पर एक प्लान लाया गया है हमारे इंडिया के द्वारा, ताकि उसकी जो एनर्जी है या उससे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको बढ़ा सके। उसमें से म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक है। 4th है नेशनल वाटर मिशंस। वैसे तो वाटर हमारे डेली नीड्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम क्या करते हैं, बारिश होती है लेकिन उसका कोई भी हम यूज़ नहीं करते हैं। इसलिए जहाँ पर भी बारिश हो वहाँ पे आप कुछ भी करिए और उसे कैच करिए। उसमें से एक है हमारा कैच द रेन वेयर इट फॉल व्हेन इट फॉल। ये नेशनल वाटर मिशंस का मेन एम है। जहाँ पर भी बारिश हो वहाँ पर आप उस रेन को कैच कर लीजिए या उसको कंजर्व कर लीजिए, जिससे आपकी जो वाटर की सस्टेनेबिलिटी है वो बढ़े। 5th है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालय इकोसिस्टम। आजकल हम देख रहे हैं हिमालयाज में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, उसे डिग्रेड करता जा रहा है। हिमालय जो हमारा कभी कभी लैंडस्लाइड वगैरह हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि हम लैंड यूज़ की जो प्रैक्टिस है उसको कम कर रहे हैं, उसको हम ख़राब कर रहे हैं। कभी हम इंडस्ट्री लगा रहे हैं, बताओ हिमालय पे कोई इंडस्ट्री वगैरह यूज़ किया किस काम का है, उसको हम लगा भी देंगे तो उससे लैंडस्लाइड का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। इसीलिए लैंड यूज़ के लिए ये वाला प्लान लाया गया है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। अब हमारा 6 नंबर पे है नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया। तो हमारा इसका जो मेन एम है उसका ये है कि 100 हेक्टेयर में हम ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटिंग करें, जिससे जो हमारा एनवायरनमेंट है वो ग्रीन हो जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज़ होगी और हमारा फॉरेस्ट कंजर्व रहेगा और बायोडाइवर्सिटी भी बढ़ेगी। उसमें 7वें नंबर पे आता है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर तो है लेकिन आजकल लोग पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं, इंस्टेड ऑफ हमें मैन्योर का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, जिससे दूसरे लोगों को भी क्या कहते हैं प्रॉब्लम ना हो और हमें भी ना हो। अगर हम भी ज़्यादातर फर्टिलाइज़र वगैरह की चीज़ें अगर खाते हैं तो उससे हमें बीमारियाँ हो रही हैं और साथ में सॉइल की फर्टिलिटी भी कम हो रही है। तो इसको बचाने के लिए हमने नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर रखा है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मैन्योर का यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा हम बायोलॉजिकल जो क्रॉप होती है उनका यूज़ करें। और जो स्पेसिफिक चीज़ होती है जैसे पेस्ट के लिए, तो स्पेसिफिक पेस्ट के लिए एक नॉन केमिकल मेथड लाया जाए जिससे कोई दूसरी चीज़ को हार्मफुल ना हो। तो इसीलिए ये वाला प्लान लाया गया था।
अब हमारा लास्ट है जो कि है नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। अब ये तो सबको पता है कि हाँ ये वाले प्लान है, ये सब है, लेकिन इस पर हमारे स्ट्रेटेजी भी है कि भाई इसका हमें नॉलेज तो होना चाहिए, नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए बहुत सारे रिसर्च वगैरह होते हैं जिससे हमें इससे नॉलेज मिले कि क्या क्रिएट होगा, क्या हम कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट ही इनिशिएट ले, हम भी ले सकते हैं। तो इसके लिए हमें स्ट्रेटेजिक प्लान लाया गया था जो कि 8वां था, जो कि लास्ट था। अब एनर्जी को सेव करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि ज़्यादातर हम फैन वगैरह सब खोल के चले जाते हैं, वहाँ कोई नहीं बैठा है, तो ये गलत है। आपको दिख रहा है लाइट जल रही है, उसको ऑफ करो। आपको दिख रहा है वहाँ कोई नहीं बैठा है, बल्ब ऑफ करो। वहाँ कोई नहीं है, कुछ नहीं है, तो लाइट वगैरह सब ऑफ रखनी चाहिए, जिससे हमारी एनर्जी का जो कंजप्शन है वो कम हो। तो हम अपनी तरफ से भी इनिशिएट ले सकते हैं। प्लांटिंग कर सकते हैं। प्लांटिंग में जैसे अगर कोई फॉरेस्ट वगैरह है वहाँ पे आप लगा सकते हो, या फिर आपका बर्थडे है तो आपको लगता है कुछ अच्छा काम करना है, तो आप अपने बर्थडे पे जाके कोई भी प्लांट को प्लांट कर सकते हो। इससे हमारी जो फॉरेस्ट का जो प्लांटिंग का एरिया है या जो डिफॉरेस्टेशन है वो कम होगा और एफॉरेस्टेशन बढ़ेगा। सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए ज़रूरी है, सस्टेनेबल इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारी नेक्स्ट जनरेशन को भी वो सब मिले रिसोर्सेज जो हमें मिलना है। ये नहीं है कि हम ही यूज़ करके चले जाएं और आगे वाली जनरेशन को कुछ मिले ही नहीं। तो इसीलिए ये वाले जो प्लान्स हैं 8 वो इसी पर बेस है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। थैंक यू सो मच। नेशनल पार्क है जो कि राजस्थान में है, जो कि My name is Tahira Ansari. I am a student of Bareilly College, Bareilly, Department of Environmental Science. Today we are going to discuss about population explosion. क्या होता है ये? चलता है उसे एयर पोल्यूशन बोलते हैं। जी सर। सोर्सेस जैसे मतलब एयर पोल्यूशन के सर जो बाइकों से धुआं निकलता है और ये वहाँ से जो पेड़ों की कटाई होती है, इससे सर एयर पोल्यूशन बढ़ता है। ये सब सोर्सेज हैं एयर पोल्यूशन के। नेचुरल सोर्सेज के जैसे सर ये सर गैस। And good morning teachers. I'm Kashish Khan from BSc 6th semester and my topic is natural disasters. First natural disaster is tsunami. सुनामी एक गिग्नेटिक वेव्स की ट्रेन होती है जो कि अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन के बाद होती है, जो कि 30 मीटर्स और 10 फीट ट्रैवल कर सकती है और ज़्यादातर सुनामी जो होती है वो पैसिफिक में होती हैं। कंक्लूजन में जाओ। कंक्लूजन ये है कि हमें क्लाइमेट चेंज ज़्यादा नहीं अफेक्ट करना चाहिए, तो जिससे कि प्रिवेंट कर सकें हम नेचुरल डिज़ास्टर्स और यूज़ कम कर सकें। नेचुरल डिजास्टर और मैन मेड डिजास्टर। नेचुरल सर मैन मेड डिज़ास्टर्स जो ह्यूमन मेड होते हैं, एग्जाम्पल फॉरेस्ट फायर, एंड नेचुरल डिज़ास्टर्स जो नेचुरली होते हैं। कौन एक फॉरेस्ट फायर हो गया और अंदर आओ किसको ढूंढ रही है? मड स्लाइड होता है जो कि डिफॉरेस्टेशन करने से मड स्लाइड हो जाती है, वो भी एक ह्यूमन मेड डिज़ास्टर है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? डिफॉरेस्टेशन ना करें। And myself Sneha Yadav and my topic is biotechnology. अरे क्यों ये जगह रो। Now let's see shaping the future. Now ये बायोटेक्नोलॉजी से हम अपने फ्यूचर को कैसे शेप दे सकते हैं? It must be very confusing, right? बट आपको बहुत जल्दी पता चलेगा कैसे। बायोटेक्नोलॉजी इज़ द फ्यूजन ऑफ बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी का मिलन। इससे कि हम काफ़ी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और एप्लीकेशंस बना सकते हैं, जिसमें हम लिविंग सेल्स का और लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करके हम हेल्थ केयर, एग्रीकल्चरल एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ कम्स टू द historical background of biotechnology. Karoli Iraqi, widely recognized as the father of biotechnology for his work in defining and applying the term in 1919. और वक्त के साथ साथ डिस्कवरीज जैसे कि DNA स्ट्रक्चर एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग से हमारा बायोटेक्नोलॉजी का फील्ड निखरता चला गया। Now, what are the key fields in biotechnology? फर्स्ट वन मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी। मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी क्या करता है? इट फोकसेस ऑन क्रिएटिंग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, वैक्सीन्स एंड डायग्नोस्टिक टूल्स दैट एनहांस ह्यूमन हेल्थ एंड ट्रीट वेरियस डिसीजेज। नाउ सेकंड एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी। इसमें हम क्या करते हैं? ऐसी प्लांट्स की ऐसी क्रॉप्स बनाते हैं जो कि डिसीज़ रेजिस्टेंट होती हैं, जिससे कि हमारी फूड सिक्योरिटी बढ़ती है।
एंड थर्ड वन इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और एंजाइम्स का यूज़ करके हम ऐसे बायोफ्यूल्स बनाते हैं जिससे कि हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं होता है। सर एनवायरमेंटल साइंस, सर इसमें एनवायरमेंटल फूड सिक्योरिटी इन्हांसमेंट, इससे क्या होता है कि हमारी फूड सिक्योरिटी बढ़ती है जब हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाते हैं जो कि डिसीज़ रेजिस्टेंट होती हैं, पेस्ट रेजिस्टेंट होती हैं। एंड द सेकंड वन हेल्थ एडवांसमेंट, इसमें क्या होता है कि हम पर्सनलाइज्ड मेडिसिन बना सकते हैं, हम वैक्सीन्स बनाते हैं जिससे कि हमारे न्यू ट्रीटमेंट्स बनेंगे और हम ऐसे टूल्स बना सकते हैं जिससे कि हम डिसीज़ को जल्दी डायग्नोस कर सकते हैं। एंड द थर्ड वन एनवायरमेंटल प्रोडक्शन, industrial biotechnology drives eco-friendly and eco-renovation by reducing industrial waste, leading to greener and more energy-efficient manufacturing processes. इनोवेटिव्स, इसमें हम क्या करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी किस तरीके से हेल्पफुल है हमारे लिए, ये हमारे लिए हेल्थ केयर, एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्री के फील्ड में हमारे लिए हेल्पफुल है। द सेकंड वन कंट्रीब्यूशन टू सस्टेनेबिलिटी, ये हमारा पर्यावरण को हम सस्टेनेबल को क्या हिंदी में सतत करता है। एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स कि ये गाइड करता है, ये इंश्योर करता है कि जो हमारे जो भी डिस्कवरीज हो रही हैं, जो भी चीज़ें बन रही हैं, ये हमारे लिए लाभदायक हैं या नहीं। एंड द लास्ट वन फ्यूचर पोटेंशियल, एज आई अर्लियर सेट शेपिंग द फ्यूचर। नाउ अब हम ये समझेंगे कि कैसे हम अपने फ्यूचर को शेप कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। देन मेरा कहते हैं प्रेजेंटेशन है जो है वो है सेव वाटर। अच्छा, कौन कौन से होते हैं? बायो फर्टिलाइजर्स जैसे NPK। फर्टिलाइजर बोला था तो बायो फर्टिलाइजर मैम वो इम्पोर्टेंट होते हैं फर्टिलाइजर नहीं, वो अलग अलग होते हैं। जो फर्टिलाइजर्स केमिकल भी होते हैं और ऑर्गेनिक भी होते हैं और इनऑर्गेनिक भी होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं बायो फर्टिलाइजर्स जो मतलब ऑर्गेनिक से बने हुए होते हैं, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं सोइल के लिए। दो एग्जांपल बता दो। जैसे मैन्योर हो गया, सोयल कंपोस्ट हो गया और हमारे अर्थवॉर्म्स हो गए। हाँ, अर्थवॉर्म्स का कंपोस्ट जो अर्थवॉर्म्स होते हैं उनका कंपोस्ट बन के बनता है ना। क्या कहते हैं, नाम क्या है? किसका? कंपोस्ट, अर्थवॉर्म कंपोस्ट। वो वर्मी कंपोस्ट। हाँ, वर्मी। एक अर्थवॉर्म का नाम बताओ वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए। वो नहीं पता। नहीं पता? आइसीनिया फिटिडा, लाल केचुआ, बरेली में कहीं से लानी हो, कहाँ से लाओगे वर्मी कंपोस्ट? जून 2025 को हमारा लास्ट प्रेजेंटेशन था बरेली कॉलेज, बरेली डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट साइंस, BSc 6 सेमेस्टर। तो आज हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो ख़त्म हो चुका है। आज के बाद हम क्लासमेट्स लोग हैं वो नहीं मिलेंगे। अब फेयरवेल पार्टी हो सकता है हो, तो उसी में हमारी मुलाकात होगी। तो आज हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो यहीं पर समाप्त हुआ। धन्यवाद।